रात लगभग 1 बजे था। ठंडी हवा ऐसा महसूस करा रही थी जैसे किसी ने अदृश्य हाथों से गर्दन पकड़कर सांस रोक दी हो। हाईवे के बीचों बीच खड़ी सफेद बस की हेडलाइट्स धुंध में डूब चुकी थीं। बस खराब नहीं हुई थी, ड्राइवर मर चुका था। ड्राइवर की गर्दन सीट की पीछे वाली रॉड पर इस तरह अटकी थी जैसे किसी ने उसे उल्टा घुमाकर तोड़ दिया हो। चिल्लाने की आवाजें बंद हो चुकी थीं, बस अब खामोश थी। और सड़क के उस मोड़ पर जहां कोई रुकता नहीं, वहीं था चौराहा नंबर 27। नाम है अर्पित, पेशे से डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर। उसका काम था भारत के अजीब अजीब अनसुलझे केस, रहस्यमयी जगहें और डरावने स्थलों पर रिसर्च करके वीडियो बनाना। एक दिन उसे एक ईमेल आया, अगर तुम असली डर जानना चाहते हो, चौराहा नंबर 27 आओ। यहाँ सड़क नहीं, लोग गायब होते हैं और जो लौटता है वो इंसान नहीं रहता। साथ में एक लोकेशन भेजी गई थी, गांव शिवपुर, जिला बेतालगढ़। यह जगह इंटरनेट पर नहीं थी, गूगल मैप पर सिर्फ जंगल, पहाड़ और दरिया, पर लोकेशन पिन बिल्कुल वहां था जहां सड़क बीच में खत्म हो जाती थी। अर्पित को लगा शायद कोई मजाक है, लेकिन अगले ही रात उसके घर की घंटी बजी। दरवाजे के बाहर कोई नहीं, पर जमीन पर एक पुरानी लकड़ी की तख्ती पड़ी थी। उस पर कील से लिखा था, 27 तुम्हें बुला रहा है। खून के धब्बे अब भी ताजा थे। अर्पित ने अपने दोस्तों को साथ चलने को कहा। रिद्धि, साउंड इंजीनियर अर्जुन, कैमरामैन विशाल, ड्रोन ऑपरेटर और अर्पित खुद डायरेक्टर कार निकली दिल्ली से बेतालगढ़ की तरफ। हाईवे खाली था, पर अचानक जीपीएस गड़बड़ा गया और रास्ते में एक बुजुर्ग साधु मिले। उन्होंने पूछा, कहाँ जा रहे हो बच्चों? अर्पित ने लोकेशन दिखाई। साधु का चेहरा सख्त पड़ गया। वहां मत जाओ, 27 मौत का नंबर है, जो गया वो वापस नहीं आया। चौराहे पर एक वह रहता है, इंसानों के जिस्म में घुस जाता है और जब तक उसका बदला पूरा नहीं होता वो रुकता नहीं। टीम हंस दी। बाबा, हम डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, डरने थोड़ी आए हैं। साधु बस इतना बोले, ठीक है, पर अगर रात 12 से पहले गांव पहुंचे तो खिड़की मत खोलना। किसी आवाज पर भरोसा मत करना, चाहे अपनी आवाज ही क्यों ना सुनो। शिवपुर तक सड़क टूटी फूटी थी, चारों ओर वीरानी, सूखे पेड़ और हवा में अजीब सी गंध। गांव की सीमा पर एक बड़ा पत्थर लिखा था, शिवपुर मृत्यु क्षेत्र। नीचे लाल रंग से लिखा था, यहां प्रवेश वर्जित है। पर टीम अंदर चली गई। गांव सूना था, न लोग न जानवर, बस टूटी खिड़कियां, झूलते दरवाजे और हर घर के बाहर चौराहा नंबर 27 का निशान, एक गोला और उस पर खून से बना 27। अर्जुन ने कैमरा ऑन किया, रिद्धि ने साउंड रिकॉर्डिंग चालू की और तभी एक आवाज आई, मदद करो, कोई है। सब चौंक गए। आवाज एक टूटे स्कूल बिल्डिंग से आ रही थी। टीम अंदर गई। कॉरिडोर में बच्चों की पुरानी पेंटिंग, टूटी बेंचें और बोर्ड पर अभी भी लिखा था, आज की तारीख 13 जनवरी, जबकि आज 23 अक्टूबर थी। अचानक अंदर की एक क्लासरूम का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और साउंड रिकॉर्डर में किसी बच्चे की फुसफुसाहट कैद हुई, मत आए, वो जाग गई है। अर्जुन खिड़की से बाहर देखने लगा। धुंध से ढकी सड़क पर एक लड़की सफेद फ्रॉक में खड़ी थी, बाल चेहरे पर, हाथ में गुड़िया, और वो एकदम स्थिर, जैसे जिंदा ही ना हो। उसने धीरे धीरे गर्दन घुमाई, चेहरा अभी भी बालों से ढका और उसके होंठ हिले बिना आवाज आई, तुम भी मर जाओगे। खिड़की अपने आप खुली, तेज हवा अंदर आई और वह लड़की गायब। टीम को गांव का एकमात्र जीता जागता व्यक्ति मिला, एक बूढ़ी औरत जिसके एक हाथ में लकड़ी की माला और दूसरे में तेल से जलती लालटेन। उसने कहा, तुम बहुत बड़ी गलती कर बैठे हो, यह गांव मर चुका है। इस गांव में जो रहता है वो इंसान नहीं, वो रूह है, 27 है। पर अगर वह सच बता रही थी तो सवाल था, गांव क्यों उजड़ गया? चौराहा नंबर 27 पर क्या हुआ? और वह रूह किसकी थी? बूढ़ी औरत ने जब कहानी बतानी शुरू की, अर्पित ने कैमरा ऑन किया और तभी घर की दीवारों से अजीब अजीब खरोंचने की आवाजें आने लगीं, जैसे कोई दीवारों के अंदर रेंग रहा हो। बूढ़ी औरत बोली, वो आ गई है, अगर जान बचानी है तो सुनो। 27 साल पहले इसी गांव में वो हादसा हुआ जिसने मौत को जगा दिया। बूढ़ी औरत अपनी कांपती आवाज में बोलना शुरू करती है। हवा ठंडी हो चुकी थी
लालटेन की लौ बार बार कांप रही थी, जैसे किसी अदृश्य सांस ने उसे छुआ हो। बूढ़ी औरत बोली, आज से 27 साल पहले इस गांव में एक मास्टरनी रहती थी। नाम संध्या, सुंदर, दयालु, सबकी प्यारी। पर उसका सौंदर्य किसी ने बर्दाश्त नहीं किया। गांव में एक ठाकुर था, धन, सत्ता और अहंकार से भरा हुआ आदमी। संध्या उसे पसंद नहीं करती थी। उसकी नीयत गंदी थी, दिमाग उससे भी ज्यादा। एक दिन ठाकुर ने उसे बदनाम करने की कोशिश की, पर जब गांव वालों ने विरोध किया तो उसने खौफनाक बदला लिया। गाड़ी में बैठे गुंडों ने स्कूल से लौटती संध्या को अगवा कर लिया। उसे चौराहा नंबर 27 पर ले जाकर उसके हाथ पैर काट दिए, जिंदा जलाया और उसके खून से सड़क पर 27 लिखा। संध्या मरने से पहले चीखी, मैं वापस आऊंगी और इस गांव का हर इंसान 27वें दिन मेरे साथ जलेगा। उसी रात तूफान आया, बिजली गिरी और उसी चौराहे पर ठाकुर की लाश मिली। उसका शरीर जला हुआ, पर खून अभी भी बह रहा था। इसके बाद हर 27 तारीख को आधी रात 1 बजे किसी न किसी घर की खिड़की खुलती और अगली सुबह उस घर का कोई एक सदस्य गायब। लोग डर कर गांव छोड़ते गए। आखिर में पूरा शिवपुर खाली हो गया। बूढ़ी औरत बोली, संध्या की रूह अब भी यहां है और जिस दिन कोई अनजान इंसान गांव में आता है वो उसे पकड़ लेती है अपना बदला पूरा करने के लिए। अचानक छत से धूल गिरी, कमरे में तेज हवा चली, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। बूढ़ी औरत बोल पड़ी, भागो, वो घर के अंदर है। अर्जुन ने कैमरा पकड़ लिया, पर जैसे ही वे बाहर भागे, गांव बिल्कुल बदल चुका था। सड़कें गायब, पेड़ टेढ़े, आसमान में लाल बादल और हर घर के बाहर लटकती मानव खोपड़ियां। रिद्धि चीख पड़ी, ये सब पहले नहीं था। बूढ़ी औरत बोली, जब उसकी रूह जागती है, गांव अपनी असली शक्ल दिखाता है। दूर से घुंघरुओं की आवाज आई। कोई धीरे धीरे पास आ रहा था। पहले कदमों की आवाज, फिर घूंघाट में एक औरत, हाथ में जलती मशाल और हड्डियों की माला। उसका चेहरा कपड़े से ढका था और उसके पैरों में धूल में खून के निशान बन रहे थे। बूढ़ी औरत घुटनों पर गिर पड़ी। माफ कर दे देवी, हम चले जाएंगे। पर वह फुसफुसाई, तुम सब आए ही क्यों? उसकी आवाज इंसान की नहीं थी, गहरी, टूटी और सीधे दिमाग के अंदर तक उतरने वाली। अचानक वो औरत गायब, न कुछ दिखा न कदमों की आवाज। टीम भागते भागते गांव के बीचों बीच पहुंची और तभी अर्जुन चिल्लाया, मेरे पीछे कोई है, कैमरा खुद चल रहा है। कैमरा गिर गया और जमीन पर स्लो मोशन में घूमता हुआ रिकॉर्ड करता रहा। अर्जुन हवा में उठा, उसकी गर्दन किसी अदृश्य हाथ से दबने लगी और उसकी आंखें काली पड़ गईं। वो दहाड़ा, भागो, वो मेरे अंदर है। अगले ही पल अर्जुन जमीन पर फेंका गया। उसकी पीठ टूटने की आवाज सबने सुनी और उसका शरीर पूरी तरह उल्टा मुड़ गया। किसी ने उसे छुआ नहीं था, कोई सामने नहीं था, पर अर्जुन मर चुका था। घबराई रिद्धि ने कैमरा उठाया और फुटेज चलाकर देखने लगी। कैमरे में जो दिखा उसने सबको अंदर से हिला दिया। वीडियो में संध्या दिख रही थी, जलता हुआ शरीर, आंखों से खून, हाथों में बच्चों की हड्डियां और पीछे स्कूल की दीवारें। वीडियो में संध्या बोली, हर बार कोई आता है, हर बार मरता है, जब तक मेरी आखिरी इच्छा पूरी ना हो जाए। अर्पित डरते हुए बोला, आखिरी इच्छा क्या है? और तभी कैमरे में संध्या सीधे लेंस के पास आकर बोली, मेरी मौत का वीडियो दुनिया को दिखाना होगा। अचानक पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। लालटेन बुझ गई, तूफान उठने लगा। बूढ़ी औरत चिल्लाई, हमें चौराहा नंबर 27 पर जाना होगा, वहीं सब खत्म होगा। तीनों भागते हुए चौराहे की ओर निकले। पेड़ों की डालियां अपने आप हिल रही थीं, जैसे कोई उन्हें रास्ता रोकने की कोशिश कर रहा हो। और रास्ते में सफेद कपड़ों वाली वही लड़की फिर खड़ी थी। इस बार उसने चेहरे से बाल हटाए और उसका चेहरा जला हुआ, सूखा और आधा काला। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम देर कर चुके हो। और अचानक उसके पीछे पूरा गांव दिखाई दिया। गांव के बच्चे, औरतें, बूढ़े, सबके शरीर जले हुए, आंखें पूरी सफेद और सभी एक साथ कहते, चौराहा पहुंचो। रात गहराती जा रही थी। आसमान में बिजली चमकते ही गांव के जले हुए चेहरे सफेद धुंध में गायब हो जाते और अगले ही पल फिर सामने आ जाते। अर्पित, रिद्धि और विशाल किसी तरह रास्ते पर भागते जा रहे थे।
बूढ़ी औरत भी साथ थी, पर उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। चौराहे की मिट्टी काली और गीली थी, जैसे कभी सूखी ही नहीं। रिद्धि ने डरते हुए पूछा, अगर हम यहां पहुंच गए अब क्या होगा? बूढ़ी औरत बोली, यहीं संध्या का शरीर जलाया गया था और यहीं उसका श्राप बंधा है। लेकिन याद रखना, कोई भी इस चौराहे से जिंदा वापस नहीं गया। अर्पित ने दीवार पर टॉर्च मारी। मिट्टी पर साफ लिखा था 27 पर यह खून ताजा था, बहुत ताजा। अचानक विशाल पीछे मुड़ा। दूर से कोई तेजी से उनके तरफ भाग रहा था। शुरू में लगा कि इंसान है, पर उसके पैर जमीन को छुए बगैर हवा में दौड़ रहे थे। अर्पित चिल्लाया, भागो, अंधेरे में मत रुकना। पर वह चीज सामने आकर रुक गई। वह अर्जुन था, लेकिन उसका शरीर तिरछा, हड्डियां टेढ़ी, गर्दन पूरी उल्टी, आंखें पूरी सफेद, और उसके मुंह से आवाज निकली, कौन मरना चाहेगा पहले? विशाल ने डर कर कैमरे का ट्राइपॉड उठाया और उसकी तरफ फेंका, पर ट्राइपॉड हवा में रुक गया, जैसे किसी ने पकड़ लिया हो। अगले ही पल ट्राइपॉड इतनी जोर से वापस फेंका गया कि वह सीधे विशाल की छाती में घुस गया। खून फव्वारे की तरह निकला। विशाल जमीन पर गिर पड़ा, हड़बड़ाकर सांस लेने की कोशिश करता रहा। कुछ ही सेकंड में उसका शरीर ठंडा हो गया। अर्जुन की लाश मुस्कुराई, एक और बच गया। रिद्धि रो पड़ी। अर्पित उसे पकड़कर पीछे खींचता रहा। बूढ़ी औरत जमीन पर बैठ गई, आंखें बंद की और मंत्र पढ़ने लगी। लेकिन तभी रिद्धि चीखने लगी, तुम हमें क्यों मार रही हो? हमने क्या किया? संध्या ने अपनी उंगली उसके होंठों पर रखी। उंगली जमीन तक लंबी थी, हड्डियों जैसी काली। क्योंकि तुम इंसान नहीं, कैमरा हो, आंख हो, और दुनिया तुम्हारे वीडियो पर यकीन करती है। फिर उसने हाथ हवा में उठाया और जमीन फट गई। अचानक चौराहे से लपटें उठीं और राख से इंसानी हाथ बाहर निकलने लगे। सारे गांव के जले हुए लोग जमीन से उठ खड़े हुए। जले हुए बच्चे, बिना आंखों वाली औरतें, आधे शरीर वाले आदमी और काली राख से बने कंकाल सब एक साथ बोले, खत्म करो। उसकी आवाज बदल गई। वह हंसने लगी, धीरे धीरे गहरी राक्षसी हंसी। चेहरे की झुर्रियां मिटने लगीं। शरीर सीधा हुआ और वह बूढ़ी नहीं रही। उसकी आंखें काली पड़ गईं। वह बोली, 27 साल हो गए, कितने लोग मरे, कितना मांस जला, पर अब आखिरी खेल शुरू होगा। अर्पित और रिद्धि स्तब्ध। बूढ़ी औरत ने अपनी गर्दन उंगलियों से फाड़ी और उसके अंदर से वही सफेद कपड़ों वाली लड़की निकली। वो संध्या थी। बूढ़ा शरीर गिर गया और लाल धुआं उठने लगा। संध्या के शरीर पर जलने के निशान, झुलसे हुए बाल, आंखों में अजीब सफेद चमक। वह बोली, मैं किसी से बदला नहीं चाहती। मैं चाहती हूं दुनिया मेरी मौत देखे, मेरा सच दुनिया तक पहुंचे, और तुम लोग वही करोगे। संध्या ने अर्पित की ओर देखा। तुम्हारी मौत सबसे आखिर में होगी, क्योंकि तुम्हें रिकॉर्ड करना है। अर्पित पागलों की तरह भागा, रिद्धि पीछे पीछे। पर रास्ता बदल चुका था। जहां पहले सड़क थी, अब वहां कंकालों की नदी। जहां पेड़ थे, अब टंगी हुई लाशें। अचानक हवा में से रस्सी नीचे आई, रिद्धि के पैरों में लिपटी और उसे पेड़ पर उल्टा खींच लिया। वह लगातार चिल्ला रही थी, अर्पित, प्लीज मुझे बचाओ। अर्पित उसके पैरों को पकड़ने दौड़ा, पर रस्सी ने उसे ऊपर ले जाकर लटकाया और उसका शरीर ऐसे मोड़ा जैसे खिलौना। तोड़ने की आवाज, क्रैक क्रैक। रिद्धि की गर्दन लटक गई। अर्पित अकेला रह गया। संध्या उसके सामने खड़ी हुई। अब बचे सिर्फ तुम और तुम्हारा कैमरा। अर्पित कांपते हुए बोला, तुम चाहती क्या हो? संध्या शांत स्वर में बोली, जब ठाकुर ने मुझे जिंदा जलाया, उसने मेरे मुंह में मिट्टी भरी ताकि मेरी चीखें बाहर ना आईं। मेरी मौत को दुनिया तक पहुंचने दो। तुम्हारा कैमरा मेरा गवाह बनेगा। और अचानक अर्पित के हाथों में कैमरा अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर वही स्कूल दिखाई दिया जहां संध्या को पकड़ा गया था। कैमरे में पूरा सच चल रहा था। संध्या के आखिरी 10 मिनट, जब वह आग से जल रही थी, चीख रही थी और खून खांस रही थी। वह फुटेज किसी ने कभी रिकॉर्ड नहीं की थी, लेकिन कैमरा उसे अभी दिखा रहा था। अर्पित सन्न, उसकी सांस रुक गई। तभी संध्या बोली, अब दुनिया को दिखाना। उसने अर्पित का हाथ पकड़ा और उसे चौराहे के बीच ले गई। संध्या बोली, और जब दुनिया मेरी सच्चाई देख लेगी, तब मेरा श्राप खत्म हो जाएगा। लेकिन एक शर्त है, आखिरी खून तुम्हारा होगा। अर्पित ने भागने की कोशिश की,
पर जमीन से राख के हाथ निकले और उसके पैरों को पकड़ लिया। संध्या ने उसके सीने पर हाथ रखा और धीरे धीरे उसकी सांसें निकालने लगी। अर्पित की आंखें काली होने लगी, पर वह आखिरी ताकत से बोला, मैं तुम्हें दुनिया दिखाऊंगा। संध्या रुक गई। उसकी आंखों में पहली बार इंसानी आंसू आए। वह बहुत धीमे स्वर में बोली, अगर सच बाहर गया तो गांव की सारी आत्माएं मुक्त हो जाएंगी और मैं वापस वही बन जाऊंगी जो कभी थी। अचानक आसमान से बिजली गिरी, भूकंप जैसा झटका लगा, कंकाल चीखने लगे। संध्या ने अपना हाथ सीने से हटाया और अर्पित बेहोश हो गया। अर्पित ने आंखें खोली, सिर भारी, शरीर दर्द से टूटा हुआ। उसने चारों तरफ देखा, न गांव, न चौराहा, न खून, न कंकाल, न संध्या। वह एक अस्पताल के कमरे में लेटा था। सामने डॉक्टर, पुलिस और कुछ लोग। डॉक्टर ने कहा, चमत्कार है कि तुम जिंदा हो, 3 दिन से बेहोश पड़े थे। अर्पित हिलकर उठ बैठा। उसने तुरंत कहा, मेरे दोस्त कहाँ हैं? रिद्धे, अर्जुन, विशाल। पुलिस इंस्पेक्टर बोला, हमें कोई और नहीं मिला, तुम अकेले थे जंगल में। अर्पित हक्का बक्का। उसने चीख कर कहा, नहीं, हम 4 लोग थे, सब मारे गए। वो रूह, वो संध्या, वो सब वास्तविक था। पुलिस ने एक दूसरे की ओर देखा और धीरे से कहा, तुम्हारे पास कुछ सबूत है? अर्पित ने कहा, कैमरा, उसमें सब रिकॉर्ड है। पुलिस कैमरा लेकर अंदर आई। कैमरा टूटा हुआ, स्क्रीन फटी, बैटरी खत्म, लेकिन मेमोरी कार्ड था। डॉक्टर ने मशीन पर लगाकर फुटेज खोला। अर्पित कांपते हुए स्क्रीन देखने लगा। वीडियो चलना शुरू हुआ। न कोई रूह, न आग, न चौराहा, न बूढ़ी औरत, न बच्चों की हड्डियां। वीडियो में वही दिख रहा था। अर्पित अकेला जंगल में खुद से बात करता हुआ, खुद को दौड़ाता हुआ, हवा में मारता हुआ, जमीन पर गिरता, रोता, चिल्लाता हुआ। उसके दोस्त कोई नहीं। वह खुद जोर जोर से कह रहा था, संध्या, मैं आ रहा हूं, मत मारो। लेकिन कैमरे में वह अकेला था। पुलिस इंस्पेक्टर बोला, तुम शायद हेलुसिनेशन में थे। तनाव, रात, जंगल, दिमाग खेल करने लगता है। अर्पित का शरीर सुन्न हो गया। उसने कहा, नहीं नहीं, यह झूठ है, मैंने सब देखा। डॉक्टर बोला, तुम 3 दिन पहले जंगल में मिले थे। तुम्हारे पास किसी दोस्त का सामान नहीं मिला, तुम अकेले थे। अगली सुबह अर्पित को डिस्चार्ज कर दिया गया। घर जाकर उसने लैपटॉप में फिर फुटेज देखने की कोशिश की और इस बार फुटेज में आवाज आई, भागो मत, हम यहीं हैं। स्क्रीन हिलने लगी। डिस्प्ले पर सफेद फ्रॉक वाली लड़की दिखी, ठीक उसी तरह जैसी गांव में थी। अर्पित की धड़कन रुक गई। उसने वीडियो को वापस किया। अचानक फुटेज में अर्जुन दिखा, लेकिन यह वह वीडियो नहीं था जो कैमरे ने रिकॉर्ड किया था। यह नया एंगल था, नई आवाजें थीं, नई घटनाएं थीं। अर्जुन कैमरे की ओर देख रहा था। तू भाग कैसे गया दोस्त? हमें यहां अकेला छोड़ाए? अर्पित पीछे हट गया। अगले ही सेकंड रिद स्क्रीन पर आई, हम मर नहीं गए, तू हमें छोड़कर चला आया, अब बारी तेरी है। वीडियो खुद ब खुद फास्ट फॉरवर्ड हुआ और आखिरी फ्रेम में संध्या दिखी। तुम्हारी मौत आखिरी वीडियो होगी। स्क्रीन ब्लैक। अर्पित घबराकर दरवाजा बंद करने लगा। अचानक मोबाइल बजा, अनजान नंबर से वीडियो कॉल। उसने कांपते हाथों से कॉल उठाई। कॉल में रिद्धि, अर्जुन और विशाल की लाशें चौराहा नंबर 27 पर लटक रही थीं और पीछे एक आवाज, आओ, जो छोड़ आए थे उन्हें लेने वापस आओ। फोन अपने आप बंद हो गया। अर्पित ने तुरंत बाहर निकलकर पुलिस स्टेशन फोन किया, पर फोन की स्क्रीन पर लिखा आया, नो सिग्नल और आसपास। वही पुरानी धुंध फैल गई। गली की बत्तियां एक एक करके बंद होने लगीं। अर्पित ने ऊपर देखा। उसके घर की दीवार पर खून से लिखा था, 27 अभी पूरा नहीं हुआ। अर्पित डरते डरते लैपटॉप पर फुटेज अपलोड करने लगा। उसका हाथ कांप रहा था, पर वह अपलोड बटन दबा देता है। यूपलोड सक्सेसफुल, वीडियो इंटरनेट पर लाइव हो गया। लेकिन तभी दरवाजा अपने आप खुला। ठंडी हवा अंदर आई और कमरे के बीचों बीच संध्या खड़ी थी। उसका चेहरा अब शांत था, आंखों में आंसू थे। वह फुसफुसाई, अब सब देखेंगे, सब जानेंगे। मैं अब बदला नहीं चाहती, मैं बस मुक्त होना चाहती हूं। धुआं बनकर उसका शरीर धीरे धीरे मिटने लगा। लेकिन तभी पीछे से किसी ने अपने जले हुए हाथों से अर्पित के गले को पकड़ लिया। वह था अर्जुन। उसकी आंखें सफेद, आवाज फटी हुई, तेरे लिए यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ।
तू अकेला क्यों बचे? अर्पित की सांस रुक रही थी। कमरा अंधेरा पड़ने लगा और आखिरी चीज जो वह देख पाया, मोबाइल स्क्रीन पर वीडियो के नीचे लाखों कमेंट्स। ये सच है? क्या यह असली मौत है? लाइव किधर है? भागो, उसके कमरे में कोई है, पीछे देखो। अर्पित की आंखें बंद, स्क्रीन काली। पुरानी कोठी की दीवारें अब चीखने लगी थीं। रवि, आरव और तनिया ने सोचा था कि वे बस बाहर निकल जाएंगे, लेकिन वो कोठी ने उन्हें छोड़ने का फैसला कभी किया ही नहीं। दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। छटाक! ऊपर की मंजिल पर किसी के नाखूनों के घिसटने जैसी तेज आवाज आई। तनिया डर के मारे रो पड़ी। आरव, हम यहां से निकल नहीं पाएंगे, हमें मार डाला जाएगा। रवि अचानक चीख उठा। नहीं, ये कोठी हमारी मौत देखना चाहती है, लेकिन हम इससे लड़ेंगे। तेज हवा का झोंका आया और कोठी के बीचों बीच बनी पुरानी पेंटिंग टूटकर जमीन पर गिर गई। उसके पीछे एक छिपा हुआ छोटा पत्थर का दरवाजा था। रवि ने हिम्मत करके उसे खोला। अंदर एक छोटी बंद कमरा था। कमरे के बीच झंग लगी जंजीरों से बंधी एक लाश और उसके पास वही पांडुलिपि, वही शापित मंत्र। कोठी की आत्मा मालिनी उसी कमरे में कैद थी। आरव बोला, अगर हम ये पांडुलिपि जला दें तो ये आत्मा मुक्त हो जाएगी और शायद हम भी। पर जैसे ही पांडुलिपि उठाई गई, कमरा हिलने लगा। कोठी चीख उठी, नहीं, कोई इसे मत छुए। दीवारों से काली परछाइयां फटकार की तरह निकली और तीनों को घेरने लगीं। पर आरव ने कांपते हाथों से दिया निकाला। तनिया ने पांडुलिपि दिए की लौ पर रख दी और वो जलने लगी। लपटें उठीं और उसी पल कमरे में तेज सफेद रोशनी भर गई। मालिनी की आत्मा धीरे धीरे मुक्त हो रही थी। उसका चेहरा अब विकराल नहीं था, बल्कि शांत, दुख भरा और कैद से आजाद। उसकी आंखों में आंसू थे। धन्यवाद, अब ये कोठी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और फिर वो रोशनी हवा में घुल गई। पुरानी कोठी की दीवारें अब चीखने लगी थीं। रवि, आरव और तनिया ने सोचा था कि वे बस बाहर निकल जाएंगे, लेकिन वो कोठी ने उन्हें छोड़ने का फैसला कभी किया ही नहीं। दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। छटाक! ऊपर की मंजिल पर किसी के नाखूनों के घिसटने जैसी तेज आवाज आई। तनिया डर के मारे रो पड़ी। आरव, हम यहां से निकल नहीं पाएंगे, हमें मार डाला जाएगा। रवि अचानक चीख उठा, नहीं, ये कोठी हमारी मौत देखना चाहती है, लेकिन हम इससे लड़ेंगे। तेज हवा का झोंका आया और कोठी के बीचों बीच बनी पुरानी पेंटिंग टूटकर जमीन पर गिर गई। उसके पीछे एक छिपा हुआ छोटा पत्थर का दरवाजा था। रवि ने हिम्मत करके उसे खोला। अंदर एक छोटी बंद कमरा था। कमरे के बीच झंग लगी जंजीरों से बंधी एक लाश और उसके पास वही पांडुलिपि, वही शापित मंत्र। कोठी की आत्मा मालिनी उसी कमरे में कैद थी। आरव बोला, अगर हम ये पांडुलिपि जला दें तो ये आत्मा मुक्त हो जाएगी और शायद हम भी। पर जैसे ही पांडुलिपि उठाई गई, कमरा हिलने लगा। कोठी चीख उठी, नहीं, कोई इसे मत छुए। दीवारों से काली परछाइयां फटकार की तरह निकलीं और तीनों को घेरने लगीं। पर आरव ने कांपते हाथों से दिया निकाला। तनया ने पांडुलिपि दिए की लौ पर रख दी और वो जलने लगी। लपटें उठीं और उसी पल कमरे में तेज सफेद रोशनी भर गई। मालिनी की आत्मा धीरे धीरे मुक्त हो रही थी। उसका चेहरा अब विकराल नहीं था, बल्कि शांत, दुख भरा और कैद से आजाद। उसकी आंखों में आंसू थे। धन्यवाद, अब ये कोठी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और फिर वो रोशनी हवा में घुल गई। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। तीनों बिना पीछे देखे कोठी से बाहर भागे। जैसे ही उन्होंने आखिरी कदम बाहर रखा, कोठी की खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं। दीवारों पर उगी काई सूखने लगी और जगह एकदम शांत हो गई। सालों का शाप खत्म हो चुका था। वे लोग बचे, लेकिन वो रात, वो चीखें, वो परछाई उन्हें हमेशा याद रहने वाली थी। अगर आपको यह डरावनी कहानी पसंद आई हो और आखिर तक आप सांस रोके बैठे रहे हों, तो दोस्तों लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं कि कहानी का कौन सा मोमेंट आपके रोंगटे खड़े कर गया। और सबसे जरूरी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगली कहानी में मैं लेकर आ रहा हूं ऐसा मोड़ जहां डर सिर्फ अंधेरे में नहीं, बल्कि आपके पीछे खड़ा होगा। हाँ, आने वाली कहानी में जो आप सुनेंगे शायद सोने से पहले याद भी ना करना चाहें। तो जुड़े रहिए नई भयानक कहानियों के साथ, क्योंकि डर यहीं रहता है।